नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बंगाल की राजनीति रक्त चरित्र में बदलती जा रही है। असल में बंगाल की सियासत में खून खराबा आज का नहीं है, 4 दशक पुराना है। बंगाल में हिंसा की शुरुआत नक्सल आंदोलन के साथ शुरू हुई थी। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन बंगाल का रक्त चरित्र नहीं बदला। या यूं कहें कि बंगाल की राजनीति और हिंसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और आज बंगाल और बंगाल की राजनीति पर बात हम करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। उनसे हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन बंगाल आखिर है क्या? बंगाल में जब भी राजनीति होती है तो ये खून खराबा क्यों होता है और अचानक से बंगाल की चर्चा पूरे देश में क्यों हो रही है? असल में जब जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो बंगाल की सड़कों पर खून दिखाई देता है, और ये खून किसी और का नहीं होता है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता का होता है। कभी टीएमसी, कभी बीजेपी, कभी वाम दल और कभी कांग्रेस, और आरोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। तो क्या इसी चरित्र से, क्या इसी रक्त चरित्र से बंगाल की राजनीति या बंगाल की सियासत दिखी जाती है? या यूं कहें, क्या इसी के चलते बंगाल के तमाम सियासतदान वहां की सियासत का सफर तय करते हैं? तमाम तरह की बातें हैं और इन सब बातों के मद्देनजर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच ये बात सच है कि बंगाल की सियासत में अब तक वहां पर ममता बनर्जी देखी जा रही है, और ममता बनर्जी के पहले वामपंथी पार्टियों का राज था। बड़ी मुश्किल से वामपंथियों से ममता बनर्जी ने उस गढ़ को सींचा और अपनी स्थापना की। लेकिन इस स्थापित होने के पीछे वही सारी तकलीफ, वही सारी परेशानियां, वही सारी बातें। और बंगाल की सियासत में लोग कहते हैं कि इस बार क्या ममता होंगी या नहीं होंगी। लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल को बहुत महत्वपूर्ण देख रही है। बीजेपी असल में पश्चिम बंगाल में आज से काम नहीं कर रही है, बहुत लंबे समय से काम कर रही है, सालों से काम कर रही है। वहां पर संघ काम कर रहा है, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता काम कर रहे हैं, वहां पर तमाम बीजेपी का कैडर काम कर रहा है। लेकिन जब काम करता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें वहां पर निकलती हुई दिखाई देती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के लिए या भारतीय राजनीतिक परंपरा के लिए ये कितना ठीक है और क्या कभी अंत होगा। देश में तमाम इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन बंगाल से जो तस्वीरें आती हैं हिंसा की, बंगाल से जो तस्वीरें आती हैं सियासत की, और बंगाल से जो तस्वीरें आती हैं खासकर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के समय कि वहां की सड़कों पर सियासी खून देखा जाता है, ये कितना ठीक है लोकतंत्र के लिए, और क्या कभी ये रुक नहीं सकता? ये सवाल बंगाल के नेता एक साथ नहीं उठा सकते। उठाने की कोशिश तो होती है, लेकिन शायद फिर राजनीतिक नफे नुकसान के बीच वो आवाज कहीं गुम हो जाती है और सबको अपना सियासी फायदा दिखाई देता है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, और ये वो तस्वीरें हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जब वहां पहुंचे तो उनके ऊपर हमला हुआ, और ये हमला वाकई जानलेवा था। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस हमले के बाद केंद्र ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछा, वहां के तमाम अधिकारियों से पूछा, वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी से पूछा, और जवाब आता है कि जनाब हमने तो सही व्यवस्था की थी, लेकिन ऐसा घटित हो गया तो हम क्या करें? आखिर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का जवाब कैसे दे सकता है? क्योंकि जब इतने बड़े राजनीतिक चलते हैं, राजनेता जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसी और के पास नहीं होता। नेताओं के पास नहीं के सुरक्षा बल होते हैं, लेकिन अधिकारियों के पास वो जिम्मा होता है। लेकिन अधिकारियों से चूक हुई क्या? कैलाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी, आप चर्चा कर रहे थे बंगाल के रक्त चरित्र की, तो क्या माना जाए कि इस विधानसभा चुनाव में भी वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, वही घटना देखने को मिलेंगी जो पहले देखी जाती रही? देखिए, चुनौती तो है कि इस प्रदेश के मतदाता निर्भीकता से वोट डाल सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग के जी केंद्र शासन में इस संबंध में चर्चा कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि इम्पार्शियल चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, और इधर और निर्भीकता से लोग वोट डाल सकते, ये बहुत जरूरी है। और बंगाल में जो वातावरण ममता जी ने बनाया है, टीएमसी ने बनाया है, वो भय और आतंक का है। मुझे लगता है कि इस चुनौती की तरह चुनाव को लेना चाहिए और आने के समय में नहीं हो, इस जवाबदारी लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसका विकल्प सिर्फ राष्ट्रपति शासन है कि राष्ट्रपति शासन लगे उसके बाद ही चुनाव हो तभी निष्पक्ष हो सकता है? टीएमसी के रहते हुए उसके कार्यकाल में चुनाव अगर हुआ तो वही तस्वीर होगी।
निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से जब मैं देखता हूं बंगाल की स्थिति तो बहुत ही खराब। लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं और अपराधीकरण इतना जबरदस्त है। नौकरशाही का राजनीतिकरण समझ पर नौकरशाही का अपराधीकरण हो जाए तो बहुत चिंता की बात हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्ता का अहंकार हो जाए, जब अहंकार जब आ जाता है तो फिर डेमोक्रेसी कुछ नहीं होती, कानून नहीं होता, संविधान नहीं होता, जो मैंने कहा वही सही। इस मानसिकता का व्यक्ति हो जाता है तो सत्ता का अहंकार और दुर्भाग्य से पिताजी और उनके भतीजे को सत्ता का अहंकार है। इसलिए कानून को समझते वक्त कोशिश करते उसके खिलाफ जो बोले उसको चल देंगे। इस मानसिकता के साथ यहाँ पर मुक्ता जी और उनकी पार्टी का। कैलाश जी, एक बड़ा सवाल है क्योंकि जेपी नड्डा जब जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो जाते हैं उनके ऊपर हमला होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप महासचिव में, आपको जेड कैटेगरी है, लेकिन इन सब के बीच आपको भी सालों से वो तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारी जानकारी में, हमारे पास जो सूचना आई है कि बंगाल में तो आपकी जान को खतरा है ही, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां पर आपका घर है इंदौर में, वहां पर भी बंगाल की पुलिस गई, वहां पर भी बंगाल की पुलिस ने तमाम ऐसे मामले ढूंढने की कोशिश की, आपको मामले में उलझाने की कोशिश की, तमाम ऐसे केसेस में आपको परेशानी पैदा करने की कोशिश की। क्या वाकई ऐसा है क्या? निश्चित रूप से मेरे पास कम से कम 20 तो ऐसे प्रकरण चल ही रहे अलग अलग थानों में। मुझे भी नहीं पता नहीं कि वकीलों की टीम पीछे सब अटेंड करती रहती। 2-4 बार मैं जरूर कोर्ट में गया हूँ, पर 20-25 केस मुझ पर लगा दिए। और एक तो पिछले दिनों एक बहुत घिनौना रेप का केस भी लगाने की कोशिश की गई थी, पर उसको बिल्कुल आपके ऊपर बलात्कार का मामला भी लगाने की कोशिश की गई है। जी हाँ, जी भी लगाने की कोशिश की गई थी और उसका वो कोर्ट में भी चला गया था। वो तो कोर्ट ने उसको एकदम कहा कि बकवास है और ये बेबुनियाद है और इसको तो एंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट के में बचाने की ये भी कोशिश हुई थी यहाँ पर। तो फिलहाल तक ऐसा प्रदेश है कि यहाँ पर विरोधियों को के पीछे कुछ भी करना पड़े तो करने के तैयार है। अब कैलाश जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जेपी नड्डा साहब बहुत बड़े नेता हैं, आप बड़े नेता हैं, अगर कुछ राज्यों से कई मंत्री और बीजेपी के बड़े जो पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री अगर पश्चिम बंगाल में जाके प्रचार करते हैं तो उनकी एक अपनी सुरक्षा होती है, प्रशासन को भी डर रहेगा कि केंद्र हमको देख रहा है। लेकिन बीजेपी जब चुनाव मैदान में उतरती है तो उनके तमाम प्रचारक लोग होते हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं, संघ से जुड़े लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या होगा अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो? देखिए, मैं वही सोचता हूँ। देखिए, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जा सकता है, मुझसे ताकतवर है, पर हम भारतीय जनता पार्टी की जवाबदार कार्यकर्ता हैं, केंद्र सरकार है, और हम डेमोक्रेसी में हिंसा को नहीं देना चाहते। बंगाल का चुनाव सिर्फ हमें कुर्सी प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव करना है। वहां बंगाल सीमावर्ती प्रदेश, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ही बंगाल करता है, क्योंकि वो राजनीति के प्रकार आधारित उसको प्रवेश दे, रोहिंग्या को, मुसलमानों को प्रवेश देकर अपने यहाँ बता रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें बंगाल के अंदर आ रही, अवैध हथियार आ रहे हैं, अवैध कैसे फेक आ रही, आतंक आ रहे हैं, नक्सलवादियों के दर से हथियार मिल गए, मिलाकर देश की आंतरिक सुरक्षा को बंगाल में सरकार नहीं बनी जो देश के सोचे। ये जो लोकल रहते हैं राजनीतिक दल, कैसे डालें, उन्हें देश की चिंता, ये कहते हैं वो गर्व है कि मैं किसी पार्टी का करता हूँ। प्रधानमंत्री ने अपने पहले कहा कि ये हमारे लिए देश, उसके बाद हमारे लिए दल है। तो हम जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये देश के, और बंगाल यदि हम सरकार बनाना चाहते हैं तो उसके कुर्सी प्राप्त करना या मुख्यमंत्री बनाना मात्र नहीं है, इस देश की सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ सरकार बनाने की। और इसलिए जब मैं सोचता हूँ, मेरी बात पूरी, इसके लिए सोचता हूँ कि बंगाल में जब हम काम कर रहे हैं तो हम यही लगता है कि सरकार बनाने के लिए और कितना बलिदान देना पड़ेगा, इसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बंगाल चाहता है, बंगाल की जो विक्ट्री है देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत
ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये बात आपकी रही। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता कहते हैं कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बहुत अच्छी रणनीति बनाती है, ये बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा करती है और दूसरे राज्यों से गुंडों को बुलाया जा रहा है कार्यकर्ता के तौर पर और पश्चिम बंगाल में जानबूझकर बवाल किया जा रहा है और उसका ठीकरा हमारे सर फोड़ा जा रहा है। देखिए, अगर उनके पास पुलिस, सक्षम पुलिस है तो एक आध किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं। हाँ भाई, ये गुंडा बाहर इसको पकड़ा। हम झूठे आरोप में कम से कम हमारे 1,500 कार्यकर्ता एनडीपीएस इन्होंने झूठे दमदार कार्यकर्ता में डाल रखे। तो कैसे भी पार्टी बड़े नहीं इस मानसिकता के साथ काम कर, पर हमें कुछ फर्क पड़ता। हमारा ऐसा कहना है कि जो रणनीतिकार शायद सलाह दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बाहर की पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री बाहर, अमित शाह थे बोले बाहर के, नड्डा तो बाहर के, पार्टी बाहर की, भाजपा ही बाहर की, मनोज जी सीएम तो ममता जी को इस प्रदेश का इतिहास। बंगाल यदि बचा है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पंग बचाव तो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। तो बंगाल आज जो भी कुछ है वो हमारे प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। ये सबसे पुरानी और सबसे जवाबदार पार्टी अगर बंगाल के तो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अपने भारतीय जनता संघ राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है और इसलिए यदि बंगाल के कोई पार्टी, स्थानीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारे प्रथम अध्यक्ष ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद थे। बाहर की बोलना और एक अलगाववाद साल के अंदर करना कि हम यहाँ सारे हमारे नेता बंगाली है, वे थोड़ी मुख्यमंत्री बनने वाला, मोदी जी थोड़ी मुख्यमंत्री बनने वाले, अमित शाह जी मुख्यमंत्री थोड़ी बनने, नड्डा जी मुख्यमंत्री, सारे स्थानीय नेता, चाहे मुकुल दा हो, चाहे दिलीप दा हो, चाहे राहुल दा हो, चाहे रूपा जी, चाहे लागे, सब नहीं रहने वाले लोग। और इसलिए बाहर के कह एक देश के अंदर अलगाववाद लाना समझता हूँ ये बहुत अच्छी राजनीति। हर राज्य में राजस्व की कमी है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जितने भी केंद्र के द्वारा पैसे दिए जाते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में जो तूफान आया था उस तूफान का जो पैसा दिया गया था वो पैसा भी रोक दिया गया, करीब 1,000 करोड़ रुपए दिया जाना था जो नहीं दिया गया। लेकिन बीजेपी कहती है कि पैसा जो दिया जा रहा है वो सिर्फ खाया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, बीजेपी कह रही है ऐसा नहीं है। अभी जो 1,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने तूफान का दिया था, अभी तक किसको बांटा ये नहीं पता अभी सरकार को। वो 1 तारीख 2 तारीख समय दिया, सरकार ने हिसाब ही नहीं दिया। उन्होंने के जी को जांच का आदेश दिए। ममता जी डीबी ने भी कह दिया कि जो सिंगल बेंच ने आदेश दिया वो सही। अब वो सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो कह रहा है कि आपने अनियमितता की है, उन्होंने जांच का आदेश दिया। वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार, आप इधर हाथ धरोगे उधर वहां भ्रष्टाचार दिखेगा। केंद्र का जितना पैसा आता है, पैसा बर्बाद होता है, देश के अंदर प्रदेश में जाता होगा जितना यहाँ। लेकिन कैलाश जी एक चीज बताइए, आपके ऊपर हमला हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ, केंद्र ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया, उन्होंने आने से इनकार कर दिया, राज्य ने कहा हम नहीं भेजेंगे। उसके बाद केंद्र ने कहा 3 आईपीएस अधिकारी को केंद्र में डेपुटेशन पे बुलाया, वहां से भी राज्य से इनकार हो गया। कैसे चलेगा? आप कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन कौन सा अधिकारी टीएमसी का बिल्ला जेब में रखकर घूम रहा है? कैसे चिन्हित करेंगे कि चाहे वो कलेक्टर हो या फिर एसपी हो, डीएम हो, वो टीएमसी का बिल्ला जेब में रखकर चल रहे हैं? क्योंकि सारी प्रशासनिक व्यवस्था तो इन्हीं के हाथ में है, फिर चिन्हित कैसे करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा 1-1.5 साल पहले का सीबीआई ने एक पुलिस अधिकारी के घर पर रेड, सारी मर्यादाओं को तोड़कर मुख्यमंत्री उस पुलिस अधिकारी के घर पर बैठ गई। क्या संगीत ढांचे के अंदर इस प्रकार मंत्री सारी मर्यादा तोड़कर जाता है क्या? पहली। दूसरी बात, फिर इस प्रकार अधिकारियों को कहना कि कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं, सत्ता का अहंकार। ये बात पूछिए कि केंद्र सरकार चुनी हुई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं,
अदरवाइज उसी वक्त राष्ट्रपति शासन लगा कि सबने ममता जी सड़क पर की थी और सीबीआई की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। आज करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है फंड के माध्यम से। अधिकारी, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग, आधे मंत्री उसमें आज की जांच कर नहीं सकते सीबीआई। ममता जी ने यहाँ पर आग फैला रखा। नहीं, यही तो ममता बनर्जी कहती है, यही तो ममता बनर्जी कहती है कि आप तमाम राज्य जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर सीबीआई से आप डराते हैं लोगों को, ईडी से डराते हैं, इनकम टैक्स से डराते हैं। ये आरोप है ममता बनर्जी का भी। आप भ्रष्टाचार भी करो और केंद्र सरकार कुछ नहीं बोले, आप गरीबों का पैसा खाता। 1 लाख करोड़ रुपए का चिटफंड में 3 राज्यों के बंगाल में और उड़ीसा के अंदर 1 लाख भ्रष्टाचार का पैसा खाया। राजनेताओं ने, अधिकारियों ने, सबने। अब क्षमा करना, मैंने पत्रकारों को भी नाम की टीएमसी के सारे सभी हो जेल 6 महीने। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इतना बड़ा है, पर वही मुख्यमंत्री जी की कुछ ज्यादा कि अगर केंद्र सरकार काम करेगी तो काम, केंद्र सरकार एजेंसी काम करेगी। आपको शायद हो या नहीं मुझे पता नहीं, इनके परिवार के लोग सोना ला रहे थे थाईलैंड से, एक्साइज ने पकड़ लिया, विधाननगर कमिश्नर गए, एक्साइज ऑफिसर उसको दिखाया, यहाँ दे नहीं पाओ, उसको छुड़ा दिया। बाद में विभाग कोर्ट में गया, अभी डीबी में वापस गया। तो यहाँ एकदम अराजक, पुलिस का या प्रशासन राजनीतिकरण हो तो ठीक है, पर अपराधीकरण हो रहा है और वह के लिए बहुत बड़ा है। कैलाश जी, अब क्या करेंगे हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे चुनाव चरम पर है, आपके सामने एक विशाल पहाड़ है, टीएमसी के नंबर हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आपके नेतृत्व में अच्छी सफलता वहां प्राप्त हुई, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में भी क्या वही परिणाम आप दिखा पाएंगे? कैसे इस विशाल पहाड़ पर कैसे चढ़ पाएंगे? अच्छा परिणाम आएगा। लोकसभा चुनाव और ज्यादा हमने कमजोरी देखी है कि कहाँ हमने मजबूती है। यही तो परेशानी है आज की जो परेशानी हुई है, आप जानकर आश्चर्य हो, 81,000 पोलिंग बूथ, 63,000 पोलिंग पर पार्टी के कार्यकर्ता एक न एक बहुत बड़ी सफलता ने नीचे तक दिया। अब यही परेशानी है, और कुछ भी नहीं है कि हमने अपना नेटवर्क बहुत बड़ा और इसलिए अब उनको जमीन की खटकती हुई दिख रही, पहली बात। दूसरी बात, वो सत्ता के अहंकार और उनके इतने मस्त हैं कि सीनियर लीडर, मतलब जनता नाराज नहीं है, सिर्फ टीएमसी के अंदर उनके वो सारे नेता टीएमसी बनने के समय तक के साथ थे, वो भी नाराज। आज शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि बड़े संख्या में टीएमसी में विद्रोह की स्थिति। ये इसीलिए हो रहा है कि सत्ता का अहंकार में ही के घर से लक्ष्मण निकला। एक सवाल संक्षेप में पूछना चाहता हूं मैं, बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होगा वो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए होगा या राष्ट्रपति चुनाव के तहत होगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मेरी व्यक्तिगत राय है अगर ममता जी रही निष्पक्ष चुनाव सकता राष्ट्रपति लगना चाहिए, पर एक केंद्र सरकार का निर्णय है, गवर्नर की रिपोर्ट स्थान का। हम फिजिकली देखिए, आप सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जानते, हम चुनी सरकार को कभी भी हटाने में नहीं रहे। आप यदि देखेंगे जी के कार्यकाल में सबसे कम का उपयोग हुआ है और इसलिए हमारा इस पर विश्वास नहीं है। पर जब भारत संविधान खतरे में पड़ जाए उस समय सरकार को सोचना। बड़ा सवाल है कि संविधान खतरे में पड़ जाए तब ये स्थिति है। किसान आंदोलन भी चल रहा है कैलाश जी, और किसान आंदोलन में चूंकि एक मौका है विपक्षी पार्टियों को, कि आपने भी कहा है कि विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन को हवा दे रही हैं, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां इस आंदोलन में हवा दे रही हैं और ममता बनर्जी भी कुछ कुछ किसानों की बातों को आगे बढ़ाते हुए आपको निशाना बना रही हैं, बीजेपी को निशाना बना रही हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इतिहास के पन्ने हम
प्रजातंत्र मजबूत जब होता है विपक्ष बहुत ही पॉजिटिव हो और बहुत जिम्मेदार शब्द का उपयोग करे। दुर्भाग्य से दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा, पर विपक्ष जिम्मेदार नहीं है जैसी जिम्मेदारी होना। इसीलिए आपने देखा होगा कि विपक्ष धीरे 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 करके होना होता है, ये विश्वसनीयता खो रहा है। ये प्रजातंत्र हम चाहते हैं पर मजबूत होने के साथ साथ जिम्मेदार, दुर्भाग्य से विपक्ष जिम्मेदार, इसलिए देश में बहुत सारी समस्याएं विपक्ष के कारण, गैर जिम्मेदार विपक्ष के कारण। और किसान आंदोलन उसका उदाहरण, सीएए का उदाहरण। आगे भी हम सोच रहे हैं कि इस प्रकार गैर जवाबदार तरीके से विपक्ष इस देश को किया। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, आपको एक एक कैसे बयान विपक्ष के आते हैं जिससे हमारे दुश्मन देश के फ्रंट पेज पर के अखबारों में जो प्रदेश का, ये मुझे लगता है जनता सत्ताधारी बना देती और विपक्ष के बारे में भी कुछ बिल्कुल, और यही बात सरकार की तरफ से भी आ रही है कि विपक्ष से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कैलाश जी आपका, आपने हमसे विस्तार से चर्चा की और बंगाल में जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, पार्टी को बड़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन इन सब के बीच पक्ष विपक्ष के अपने अपने आरोप हैं और इन आरोपों के बीच देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण निकल कर आता है कि वाकई बंगाल बीजेपी फतह कर पाती है या टीएमसी का वापस कब्जा होगा। इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। इंडिया न्यूज में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ और आगे का सफर चलिए वहां खबर जहां में शुभ्रा इस पूरे मामले को आगे